क्वेश्चन नंबर 1 समास का शाब्दिक अर्थ होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो प्यारे साथी आपका सही आंसर हो जाएगा संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संक्षेप किसका शाब्दिक अर्थ है, तो आप कहोगे समास का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? यानी आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो अव्ययी भाव समास है? ग्राहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो यहाँ पर अगर आप सही आंसर की ओर देखें तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिदिन, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो आप कहोगे सर अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो समास आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो प्यारे साथी अगर उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो आपको आंसर लगाना है कि तत्पुरुष समास है। मुख दर्शन में आपको द्वंद्व समास नहीं लगाना है, क्योंकि मुख का दर्शन संबंध किससे है? तत्पुरुष समास से है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? यहाँ पर जो शब्द दिया गया है प्रतिकूल, इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो क्वेश्चन है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र है, परा है, परि है, प्रति है। तो यहाँ अगर आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखते हैं, देखो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगे होते हैं। जैसे प्रति अगर लगा दें, प्रति के बाद कूल लगाएं तो प्रतिकूल हो जाएगा। यहाँ पर उपसर्ग के रूप में क्या काम कर रहा है? प्रति काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। तो देखो प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के बाद में। जैसे जादू है, जादू के बाद अगर हम गर लगा दें तो जादूगर हो जाएगा। तो यहाँ पर गर क्या है? प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस शब्द में जादूगर शब्द में प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो राकेश शब्द है इसका सही संधि विच्छेद है। तो प्यारे साथी अगर आप देखेंगे तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देखो राकेश कैसा शब्द है? तो आप कहोगे इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। राकेश जैसे हमने कहा राका प्लस ईस लगा दें तो राकेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? राका प्लस ईस डी वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठे का आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि राकेश में कौन सी संधि है? आप कहोगे सर गुण संधि है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप कहोगे सर 3। और गुण संधि किसमें आती है? स्वर संधि में आती है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपको पता है 5 भेद होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलना है और परीक्षा हाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए संधि को तैयार करते चलिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। यहाँ एक जो शब्द है निरोग, इसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि है। तो प्यारे साथी आपको पता होगा निरोग जो है नी प्लस रोग से बना है, नी प्लस रोग इससे बना है। तो ये इसमें देखो ये विसर्ग का काम कर रहा है, तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है निरोग का संधि विच्छेद करो, तो आपको ऐसे करके बना देना। तो चीज़ों को तैयार करते चलिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कह रहा है उच्छ्वास शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद करना है।
ये देखो उच्छ्वास है, इसको हम लिख सकते हैं उत। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं पहले। देखो उच्छ्वास है, सही संधि विच्छेद, देखो सभी में स्वात श्वास ये सब लिखा है, तो हमें पता है यहाँ पर इसी में कहीं पर गलती है, तो इसको हम सुधारेंगे कैसे। देखो उच्छ्वास में जैसे हमने लिखा उत, क्या लिखा, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, ये हो गया उतवास। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, उत प्लस स्वात। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गलती है, यहाँ पर सा लगना चाहिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आधा पूरा सा है, यानी ये वाला आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका अगर सही संधि विच्छेद देखें तो उत प्लस श्वास होगा, उत प्लस श्वास। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत उच्छ उच्छ्वास में उत प्लस श्वास है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्यारे साथी एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। लिखा है कि शुद्ध शब्द क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि शुद्ध शब्द क्या है। संपूर्ण है, ये चार ऑप्शन लिए गए हैं जिसमें संपूर्ण बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की ओर बात करते हैं तो ये वाला ऑप्शन गलत है, आप देखेंगे सी वाला ऑप्शन गलत है, आपका डी ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन आपका सही है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो देखो संपूर्ण सही रूप से किसमें लिखा है, तो आप कहोगे सर बी वाले में लिखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें द्वित्व व्यंजन है। द्वैत व्यंजन क्या होते हैं, जब भी किसी आधा व्यंजन हो उसके बाद में सेम वही व्यंजन पूरा हो। तो वैसे व्यंजन जैसे आधा ता है फिर पूरा ता आ जाए, जैसे बिल्ली, जैसे बिल्ली इसमें आधा बिल्ली आ गया, जैसे कुत्ता आधा ता फिर उसके बाद, ये द्वैत व्यंजन है। जैसे दिल्ली, ये द्वैत व्यंजन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि ये जो शब्द है सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ऐसे व्यंजनों को सबसे पहले आपको पता है ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ये कौन से और व्यंजन कहलाते हैं, तो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपसे आंसर में दिया गया है कि संघर्षी व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाए तो आपको वही लगाना है। ऊष्म ना दिया हो तो संघर्षी होगा, संघर्षी नहीं दिया होगा तो ऊष्म होगा। तो ये सा सा हा है जो चार व्यंजन है, ये कैसे व्यंजन है, ऊष्म एवं संघर्षी व्यंजन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का शब्द है। तो देखो तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का शब्द है। तो आपको याद रखना है कैची तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है कैची, तो तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत की भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग में किए गए हैं, जिनका संस्कृत में भी प्रयोग हो रहा था आज भी हो रहा है। तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो इनमें से आपको देखना है वर्षा तत्सम शब्द है, बाकी ये तद्भव शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आलस्य जो शब्द है इसका विशेषण क्या है। आलस है, अलस है, आलसी है, आलसीपन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, आलस्य का विशेषण क्या है। तो आलस्य का विशेषण अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा सी, आलसी हो जाएगा। आलस्य का विशेषण क्या है, तो आलसी है। और आलसी किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन राइट है।
आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। चौगुना, नया, तीन, कुछ। तो देखो गुणवाचक वे शब्द होते हैं, विशेषण होते हैं जिसमें कुछ किसी की विशेषता बता रहे हो यानी गुण के बारे में बता रहा हो। जैसे चौगुना ये संख्या का बोध कर रहा है, तीन ये संख्या का बोध कर रहा है, कुछ ये क्या है मात्रा का बोध कर रहा है, नया, पुराना ये सब गुण बता रहा है। ये कपड़ा नया है तो उसकी नई विशेषता बता दी। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, यानी नया गुणवाचक विशेषण है। नया कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो नया गुणवाचक विशेषण है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, शब्द दिया गया है दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वर्षा है, नीरद है, बादल है या विद्युत है? तो दामिनी का सही पर्यायवाची शब्द की बात करें तो विद्युत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची अगर सही बात करें तो कौन सा है? विद्युत है। विद्युत किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सारंग का पर्यायवाची शब्द है। आपसे पूछा है सारंग का पर्यायवाची की बात करें तो किस में है? नमक में है, सारथी है, मोर है या घोड़ा है? तो सारंग का सही पर्यायवाची शब्द है वो है मोर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारंग का पर्यायवाची क्या है? मोर है, और मोर किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सारंग का पर्यायवाची क्या है? तो मोर है। मोर किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि धनवान का विलोम शब्द है, यानी विपरीत शब्द बताना है कि धनवान का विलोम शब्द क्या है? अकिचन, किंकर, कंचन, धनाढ्य। तो देखो इसमें अगर धनवान की बात करें इसका विलोम क्या है? अकिचन है, किंचन है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूक का विलोम शब्द है, यानी ये शब्द जो दिया गया है मूक, इसका विलोम शब्द बताना है। तो प्यारे साथी अगर आप बताएंगे हास, साप, गौड़ या बाचाल, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाचाल हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द है बाचाल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे साथी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है डोरे डालना का अर्थ है। आपको बताना है कि डोरे डालने का अर्थ है क्या है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फंदा डालना। तो यहाँ पर अगर आपकी बात करें डोरे डालना, डोरे डालने का सही मुहावरा जो है उसका सही अर्थ क्या है? तो प्रेम में फंसाना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। डोरे डालने का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम में फंसाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक अगर आपने 20 में से देखो कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट में ज़रूर एक बार बता दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए साथ। आज के लिए तभी सभी बच्चों के लिए नमस्कार, जय हिंद।